ठीक है, क्लियर है? शुरू करते हैं। ठीक है, हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और तीसरे चैप्टर में जो है हमने ग्रामीण विकास के बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग, और ग्रामीण विकास विभाग जो है उसकी कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन से संगठन हैं, उनको हमने देख लिया था। अभी हम पढ़ेंगे पंचायती राज, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग का ही एक छोटा सा पार्ट कह सकते हो, या ग्रामीण विकास विभाग का के अंदर ही एक डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं पंचायती राज। अब पंचायती राज से अगर हम सीधा सीधा अगर दिमाग लगाए तो सर मुझे पता है पंचायती राज का मतलब सर वो चीज़ जो ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई होगी वगैरह। ये तो पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है ये बेसिकली आपकी 3 स्तर जो है, बलवंत राय मेहता समिति, आप सबको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने, देखो एक बड़ी मजेदार चीज है, एक बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, आवाज ठीक है अभी? कि जब राजस्थान जो है उसका एकीकरण हुआ, तो एकीकरण होने के बाद में पंचायतों के लिए इलेक्शन हुए 1951 में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया नहीं गया था। तो राज्य सरकारों के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि पंचायतों के चुनाव हर 5 साल में हो। राजस्थान पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि पंचायतों के चुनाव जो है कभी 10 साल में हो रहे हैं, कभी 7 साल में हो रहे हैं, कभी 8 साल में हो रहे हैं। दूसरा, हर एक राज्यों में जो है वो पंचायतों का स्तर अलग अलग था। कहीं पर द्विस्तरीय पंचायत भी थी, कहीं पर 4 स्तरीय पंचायत भी थी। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी सबसे पहले कि त्रिस्तरीय पंचायत समितियाँ, 3 स्तरीय, यानी कि सबसे नीचे आपकी ग्राम पंचायत होगी, फिर ग्राम पंचायत के ऊपर जो है वो पंचायत समिति होगी, और पंचायत समिति के ऊपर जो है वो जिला परिषद होगी। कौन सी होगी? जिला परिषद होगी। तो कहाँ त्रिस्तरीय पंचायत समिति होनी चाहिए। तो इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है 2 अक्टूबर 1959 से नागौर में एक गांव है बगदरी गांव से जो है वो पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। और 1959 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो 1954 में बना था, उसका संशोधन 1954 पंचायती राज अधिनियम का संशोधन 1959 में हुआ त्रिस्तरीय। और 1959 के तहत राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होते थे, लेकिन वो हर साल नहीं होते थे। लेकिन जब आप देखोगे तो 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1993 में 73वां, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 आपने सुना होगा। तो जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो वहाँ पर स्पेशली लिखा गया है कि राज्यों में जो पंचायतें होगी उनका 5 साल में चुनाव करवाने के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करवाने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। 243 के, आर्टिकल 243 के में लिखा हुआ है कि भाई एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो पंचायतों के लिए जो है वो हर एक 5 साल में चुनाव करवाएगा। और प्रत्येक राज्यों के लिए जरूरी हो गया कि ये 5 साल में चुनाव करवाए। तब से आप देखो राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, उसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो राजस्थान सरकार ने भी अपना पंचायती राज अधिनियम जो 1954 था उसमें 1994 में संशोधन किया, और उसके अकॉर्डिंग नए पंचायती राज नियम 1996 में बनाए। अगर आप त्रिस्तरीय पंचायती वर्तमान में देखोगे तो ये त्रिस्तर आपको दिखाई देंगे कि सर ठीक है, राजस्थान में एक सबसे नीचे ग्राम पंचायत होगी जहां पर एक तो सरपंच होता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व। पहले ग्राम सेवक कहते थे, अब ग्राम विकास अधिकारी होता है। सर पंचायत समिति जो है वहां पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रधान होता है, और जो प्रशासनिक प्रतिनिधित्व होता है वो बीडीओ होता है। सर जो जिला परिषद होता है वहाँ पर राजनीतिक प्रमुख जो है वो जिला प्रमुख होते हैं, और जो प्रशासनिक प्रतिनिधित्व होते हैं वो सर सीईओ साहब होते हैं। ठीक है ना, जिला कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो सर राजस्थान में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो अभी लेटेस्ट जो है उसमें आप देखोगे तो राजस्थान में ग्राम पंचायतें हैं वो 11,214 अभी राजस्थान में ग्राम पंचायतें हैं। 365 जो है वो पंचायत समितियां हैं, और राजस्थान में 33 जिला परिषदें हैं। ये डेटा कहाँ से तो है? ये डेटा जो है वो पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एनुअल रिपोर्ट जो है उसमें ये डेटा नया शामिल है कि 33 हमारी जिला परिषदें हैं, अभी 365 हमारी पंचायत समितियां हैं, और 11,214 पंचायत है। ये हो गया हमारा पंचायती राज। ठीक है ना। अब ये जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, ये क्या काम करते हैं, इनको पैसा कहाँ से आता है, इनके
डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे काम किया जा रहा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो ये जो पंचायती राज संस्थाएं है, यानी कि ये तीनों, इन तीनों को जो पैसा है वो दो तरीके से मिलता है। एक तो केंद्र कुछ पैसा देता है फिनेंस कमीशन के रूप में जो रिकमेंडेशन आती है, और एक राज्य सरकार, क्योंकि ये संवैधानिक बाध्यता है। आप सबने पढ़ा होगा कि भाई एक प्रत्येक 5 वर्ष में जो है एक राष्ट्रीय वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा, और वो क्या करते हैं कि केंद्र का जो नेट रेवेन्यू है उसमें से राज्यों को कुछ पैसा हैंडओवर किया जाता है और कुछ पैसा जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है पूरे भारत की। तो 15वां वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग ने, आप देखोगे तो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को पैसे देने की बात की है कि 41% भारत के सभी राज्यों को और 1% जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाना चाहिए। ये तो राज्यों को देने की बात की है। फिर उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो है उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने पंचायतों के लिए भी पैसे देने की बात की गई है, ठीक है ना। ये जो पैसा है वो 2021-22 से 2025-26 यानी कि 5 साल के बीच में ये इनका जो ये सिफारिश है वो लागू है, और इन 5 सालों के लिए ये पैसा दिया गया है। अब ये पैसा जो है वो 2011 की जनसंख्या और जिलेवार जो भारांक, जो वेटेज सिस्टम है उसके अनुसार, जैसे है क्या चीज़, जैसे मान लो इन्होंने कहा कि भाई पंचायतों को हम जो है वो पूरे भारत की पंचायतों को 2.73 लाख करोड़ रुपए देंगे। 2.73 लाख करोड़ रुपए हम भारत की सभी ग्राम पंचायतों को देंगे। अब भारत में तो खूब सारे जिले हैं, भारत में पहले तो भारत में खूब सारे राज्य, राजस्थान एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है। तो मध्य प्रदेश की पंचायतों को कितना दिया जाएगा, राजस्थान की पंचायतों को कितना दिया जाएगा, इसमें से गुजरात की पंचायतों को कितना दिया जाएगा। तो इसके लिए कुछ वेटेज रखा है, कुछ क्या इन्होंने कुछ जो है संकेतक रखे हैं, उस संकेतक के आधार पर पैसा डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो क्या संकेतक रखे हैं, तो जैसे एक तो 2011 की जनगणना है, एक उनका क्षेत्रफल है, डेमोग्राफिक जो उनका जनांकीय भारांश वगैरह ये है, उसके अकॉर्डिंग तो राज्यों को दे दिया, जैसे यूपी को मिल गया, ठीक है ना। अब यूपी के बहुत सारे जिले हैं, उन जिलों में कैसे होगा, तो उन जिलों में 2011 की जनसंख्या प्लस उनका जो जिलेवार भारांक एक सिस्टम बनाया गया, उसके अनुसार आपके गांव को इतना, जैसे जालोर जिले को इतना, सिरोही जिलों की पंचायतों को इतना, वो अलग अलग सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे मान लो कि जैसे बाड़मेर जिले में क्या है, बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायत तो होगी, बाड़मेर जिले में पंचायत समितियां होगी, और बाड़मेर जिले में जिला परिषदें होगी। तो मान लीजिए बाड़मेर जिले को 100 करोड़ रुपए मिले पंचायत, तो 100 करोड़ में से 100 करोड़ का 75%, 100 करोड़ का 75% यानी कि 100 करोड़ का 75% यानी कि 75 करोड़ रुपए जो है वो बाड़मेर की ग्राम पंचायतों को मिलेंगे। अब बाड़मेर में मान लीजिए 30 ग्राम पंचायत है, तो 75 करोड़ को 30 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का हिस्सा आ जाएगा। 100 करोड़ का 20% यानी कि 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे पंचायत समितियों को, ब्लॉक को, और 5% जो है वो जिला परिषदों को। तो कहा कि जिलों को जो भी पैसा मिलेगा उसका 75% तो ग्राम पंचायतों को, 20% पंचायत समिति को और 5% जिला परिषदों को पैसा मिला। अब पैसा तो मिल गया, अब इस पैसे का उपयोग कैसे होगा, इस पैसे का उपयोग कैसे होगा, तो जो भी पैसा दिया जाएगा उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा जिसको कहते हैं अनटाइड, बेसिक अनटाइड अनुदान, ठीक है, जिसको कहते हैं मूल अनुदान। क्या कहते हैं? मूल अनुदान, ठीक है ना। एक होता है बेसिक टाइड अनुदान, कि जो भी पैसा मिला, जैसे मान लो 100 करोड़ रुपए मिले, तो 100 करोड़ का 40% पैसा आपको जो है बेसिक अनटाइड अनुदान के रूप में खर्च करना पड़ेगा। सर ये बेसिक अनटाइड अनुदान के रूप में कैसे खर्च करना पड़ेगा? तो कहा कि आप जो ये 40% पैसा मिला उससे आप वेतन और किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय उसमें से नहीं करोगे। ये 40 करोड़ रुपए मिले यानी कि 40% जो पैसा मिला उसमें से आप किसी प्रकार की सैलरी या आपके ऑफिस के जो भी प्रशासनिक खर्चे वगैरह होते हैं वो आप नहीं करोगे। तो कहाँ खर्च करोगे? तो जैसे उस गांव में, उस पंचायत समिति में, उस जिला परिषद में अगर लाइट की व्यवस्था करनी हो, प्रकाश की व्यवस्था करनी हो, सड़क बनानी हो, फुटपाथ है ना बनाना हो, गार्डन बनाना हो, किसी प्रकार की
जो पब्लिक असेट्स जो है, सार्वजनिक परिसंपत्ति, बस स्टैंड बनाना हो, सार्वजनिक शौचालय बनाना हो बस स्टैंड पर, तो वहां पर आप खर्च करोगे 40%, कि जो आपको 100 करोड़ रुपए मिले तो 100 करोड़ का 40% पैसा जो है आपको बेसिक अनटाइड अनुदान, अनटाइड अनुदान का मतलब मूल अनुदान है, जहां पर आपको बेसिक फैसिलिटी के लिए खर्च करना जरूरी है। बेसिक फैसिलिटी क्या हो सकती है? लाइट है, आपको शौचालय वगैरह बनाने हो वगैरह हो, फुटपाथ वगैरह, उसमें खर्च करना है। बाकी कितना रहा? 60%। 60% को इन्होंने दो भागों में बांटा कि 60% यानी कि 60% मान लो 60 करोड़, बाकी कितना रहा? 60%। तो 100 का 40%, 40 करोड़ रुपए तो बेसिक अनटाइड में चला गया, बाकी कितना रहा? 60%। 60% यानी कि 60 करोड़। तो 60 करोड़ का 50%, 50% यानी कि 30 करोड़, और 60 करोड़ का 50%, ठीक है ना, फिर बाहर यानी कि 30 करोड़। तो बाकी का जो 60% बचा, उसका 50% आपको क्या करना पड़ेगा? स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति हेतु। क्लियर है कि गांवों में पंचायत समिति और जिला परिषद में आपको बाकी के 60% का 50% पैसा आपको शौचालय बनाने में, जैसे आपको याद है क्यों? क्योंकि भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है, और गांवों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग खुले में जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति के लिए हम बाकी का 50% खर्च करेंगे, 60% का, और बाकी का 50% जो है वो कहाँ करेंगे? तो गांवों में पेयजल संबंधित, पेयजल या तो वाटर की सप्लाई हो, या फिर जल का पुनर्चक्रण करना हो, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी हो, वहां पर खर्च किया जाएगा। तो बेसिकली जो ये केंद्रीय वित्त आयोग है, ये केंद्रीय वित्त आयोग क्या कह रहा है? केंद्रीय वित्त आयोग कह रहा है कि भाई देखो, हम आपको 5 साल के लिए पैसा दे रहे हैं, 5 साल के लिए पैसा दे रहे हैं, और 5 साल के लिए जो भी पैसा देंगे वो जो 2011 की जनसंख्या और जिलेवार भारांक के अनुसार बढ़ जाएगा। ग्राम पंचायतों को 75% पैसा मिलेगा, 20% पंचायत समितियों को पैसा मिलेगा, और जिला परिषदों को 5% पैसा मिलेगा। सर्वाधिक काम ग्राम पंचायतों को करना पड़ता है, ठीक है ना। अब जो भी पैसा मिला उसका 40% पैसा जो है वो तो बेसिक अनटाइड अनुदान में किया जाएगा। अनटाइड अनुदान का मतलब मूल अनुदान कहते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय, देखो लाइट, सड़क, फुटपाथ वगैरह, ये यानी कि 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए तो आपको यहाँ खर्च करने हैं, बाकी के 60 करोड़ बचे, यानी कि 60% बचे। तो 60 करोड़ का 50% यानी कि 30 करोड़ रुपए आपको केवल स्वच्छता के लिए खर्च करने हैं गाँवों में, खुले में शौच से मुक्त करना है गाँवों को। तो शौचालय बना दिए, साफ सफाई, आजकल तो गाँवों में भी आपने देखा होगा कि वो कचरे वाली गाड़ी, कचरा उठाओ जी, वो गाना चलता है ना, तो आजकल गाँवों में भी आनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो वो वहां पर खर्च हो रहा है क्योंकि गाँवों में भी स्वच्छता रही। और 50% पैसा पेयजल में, वाटर जो है, पेयजल वगैरह जो गाँवों में, आपने सुना होगा कि इस पैसे का उपयोग, आजकल आपने एक योजना शुरू होगी कि जल जीवन मिशन, गाँवों में टाँके बंद रहे, सुना आपने, और वो कनेक्शन दे रहे हैं नल के, ठीक है ना, तो वो वहां पर पेयजल के लिए खर्च करे। तो यहां से पैसा आया पंचायतों के पास में। एक पैसा कहां से आता है? राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग। अब आप सबको पता है कि जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 73वें संविधान संशोधन में आर्टिकल एक था, आर्टिकल 243I। 243I में ये बात क्लियर लिखी गई थी कि प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना पड़ेगा। यह बाध्यकारी था। और राज्य वित्त आयोग कौन गठित करेगा? तो गवर्नर, राज्यपाल गठित करेंगे, 5 साल के लिए गठित करेंगे, यानी कि 5 साल के लिए उनकी सिफारिशें लागू होगी। अभी राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग गठित किया गया, श्रीमान प्रद्युम्न सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। इसकी सिफारिशें 2020-21 से 2024-25 तक लागू है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा कि भाई राज्य सरकार को जो पैसा मिलता है, जो उसकी रेवेन्यू इनकम है, जो कर राजस्व है, कौन सी है? स्वयं के कर राजस्व से। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो एक पीडीएफ में मैंने पढ़ाया था कि राजस्थान सरकार को रेवेन्यू इनकम 4 तरीके से प्राप्त होती है। एक खुद के कर राजस्व से, एक केंद्रीय कर राजस्व में राजस्थान सरकार के हिस्से थे, एक कर भिन्न आय से, और एक केंद्रीय सहायता से। याद है? अगर याद है तो मुझे एक बार तो आप हाथ खड़ा करके बताओ, जो भी क्लास में थे, ऑफलाइन में। याद है आपको सबको कि राजस्थान सरकार को 4 प्रकार की रेवेन्यू इनकम, राजस्व आय प्राप्त होती है? खुद के कर राजस्व से, केंद्रीय करों में हिस्से से, केंद्रीय सहायता से, और कर भिन्न से। उसमें मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को आय होती है स्वयं के कर राजस्व से। तो राजस्थान का जो स्वयं का कर राजस्व है, उस स्वयं के कर राजस्व का कितना पैसा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए?
तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ये कहते हैं कि मान लो राजस्थान सरकार का स्वयं का कर राजस्व 100 करोड़ रुपए किसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना, तो स्वयं के कर राजस्व का 6.75%, 6.75 यानी कि 100 करोड़ का लगभग 6 करोड़ 75 लाख रुपए पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए। अब 6 करोड़ और 75 लाख रुपए पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए, यानी कि स्थानीय निकाय को दिया जाए। स्थानीय निकाय दो प्रकार के, पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय। पंचायती राज संस्थाओं में 3 आते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और शहरी निकायों में कौन कौन से आते हैं? शहरी निकायों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है, नगर निगम, ये 3 आते हैं। तो कहा कि जो ये 6 करोड़ 75 लाख रुपए हैं, 6 करोड़ 75 लाख का 75.10% पैसा तो पंचायती राज को जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को, और 24.90 जो है वो शहरी निकायों को जाएगा। अब मान लो ये अपन तो इसकी बात कर रहे हैं ग्रामीण की, तो 6.75 का 75.10 जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को मिला। अब ये कैसे डिवाइड होगा? तो कहा कि वही है, ग्राम पंचायत, इसका ग्राम पंचायतों को 75%, पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को 5% मिलेगा, ठीक है ना। अब कहा ठीक है, मिल गया, अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कि इसका उपयोग जो आपको कैसे करना है, तो उपयोग करने के लिए इन्होंने सिंपल सी बात कही कि जो भी राज्य वित्त आयोग जो भी पैसा आपको देगा, जो राज्य वित्त आयोग पैसा देगा, उसका 55% पैसा जो है वो मूलभूत विकास हेतु खर्च करना पड़ेगा। मूलभूत विकास मतलब बेसिक डेवलपमेंट, मतलब वही सड़क, शौचालय वगैरह जो है, ठीक है ना, आपके विद्युत में, ग्रामीण सड़कों बनाने में, ये तो जो भी पैसा मिलेगा उसका 55% आपको वहां खर्च करना है। 40% पैसा जो है वो आपका राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं को लागू करने में करना है, ठीक है ना। ऐसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जहां पर स्थानीय निकायों को कुछ अंशदान करना है या लागू करने के लिए कुछ व्यय करना है, तो 40% पैसा आप वहां खर्च करोगे, और 5% पैसा जो है वो विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों के, कुछ ऐसे कार्यक्रम, योजना इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब योजना वगैरह उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए करना है, तो वह 5%, तो बेसिकली 45%, 40% और 5% पैसा इन्होंने इस तरीके से व्यय करने की बात की। तो ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको जो पैसा मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है, 15वें वित्त आयोग से और 6ठे वित्त आयोग से, यानी कि केंद्रीय वित्त आयोग से और राज्य वित्त आयोग से, ठीक है ना। ये सेंटर का है और ये राज्य का है। इसके अलावा भी पंचायत राज संस्थाएं जो है वो पैसा कई प्रकार से प्राप्त करती है, जैसे कुछ ऐसे कर है, कुछ ऐसे टैक्सेज है जो केंद्र सरकार, पंचायती राज संस्थाएं लगाती है, कुछ ऐसी फी है ना, जिसको प्रशुल्क या शुल्क कहते हैं। जैसे आपके गांव में मेला लग गया तो मेले में वो पर्चियां कटवाते हैं, तो उससे पंचायतों को पैसा मिल जाता है। साफ सफाई, स्वच्छता कर लगा सकते हैं, मनोरंजन पर स्थानीय कर लगा सकते हैं जो जीएसटी से भी बाहर रखा गया है, तो वो उनकी इनकम का एक एक्स्ट्रा सोर्स भी होता है, ठीक है ना। अब ये जो हमारी पंचायती राज संस्था है, कौन सी 3? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। इनके विकास के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, और इनके अंदर जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आती है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं शुरू है, ठीक हो। इसमें केंद्र और राज्यों की सबकी योजनाएं साथ में ही है। एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, आप सबने पढ़ी होगी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ये केंद्र सरकार ने योजना शुरू की थी 31 मार्च 2018 तक। ये योजना शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू की थी, और उसमें ये लिखा गया था कि हम भाई ये योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 2 अक्टूबर, और अगले 5 साल यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक तो क्या होगा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी, तो हम पूरे भारत को अगले 5 साल में क्या कर देंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम स्वच्छ कर देंगे। एक मिनट, हाँ, क्या कहे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमने 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू की है, तो अगले 5 साल में यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक हम क्या करेंगे, जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती होगी,
150वीं जयंती होगी। आवाज आ रही है? आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो। पर आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करो। हेलो 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 हेलो। आ गई ना? ठीक है। हाँ ठीक है। आवाज आ रही है? क्लियर है? तो देखो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू कर रहे हैं और अगले 5 साल बाद में जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती होगी, कब होगी? तो 2 अक्टूबर 2019 को। तो 2 अक्टूबर 2019 तक हम पूरे भारत को क्या कर देंगे? स्वच्छ कर देंगे, एकदम निर्मल कर देंगे। और भारत में कौन सा ग्रामीण एरिया, क्योंकि ये योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है। अब यहाँ पर स्वच्छता से मतलब क्या था? स्वच्छता से मतलब क्या? रोड पर कोई कचरा नहीं दिखेगा, ये स्वच्छता थी? तो कहा, इन्होंने कहा कि देखो स्वच्छता का तात्पर्य हमारा ये है कि गांवों के जो लोग हैं वो एक तो खुले में नहीं जाए, ठीक है ना, वो जो है उनके पास में उनका खुद का व्यक्तिगत घरेलू शौचालय होना चाहिए और उसमें वो जो है जाए, ठीक है ना। एक जो बस स्टैंड वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो है बस स्टैंड वगैरह होते हैं, वहाँ पर एक सामुदायिक जो है वो स्वच्छता केंद्र होना चाहिए, यानी कि शौचालय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस स्टैंड के आसपास गंदगी हो तो वहाँ पर भी लोग खुले में नहीं जाए। और गांव में जो कचरा, घरों में जो कचरा होता है, तो आमतौर पर घरों में जो कचरा होता है वो आप देखोगे कि गांव में क्या करते, कचरा जो है उसको किसी में रखकर जो है वो आसपास नदी वगैरह होता है या कोई नाली वाली होती है उसके पास जाकर अपन ढेर लगा देते, वहां जाकर फेंक देते थे। तो उन्होंने कहा कि स्वच्छता से तात्पर्य हमारा है कि इन तीनों चीजों पर हम 100% फ्री हो जाए, कि सबके पास में व्यक्तिगत शौचालय हो, बस स्टैंड वगैरह जो है वहां पर सामुदायिक शौचालय होना चाहिए, कोई खुले में नहीं जाए, घरों में भी खुले में नहीं जाए, और बस स्टैंड वगैरह जो सामुदायिक कम्युनिटी जो है वहां पर भी वो होना चाहिए। दूसरा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, कि घर में जो कचरा होता है, जैसे शहरों में कचरा इकट्ठा करने के लिए जो है वो आपके छोटे छोटे टेम्पो आते हैं, तो वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आते हैं। इसी तरीके से ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पर भी वहां पर भी वो ऐसे आए और कचरा इकट्ठा करें। तो उन्होंने कहा कि शौचालय बनाने के लिए क्या करें, तो कहा कि सबको जो है 12,000 रुपए दो, 12,000 रुपए दो। अच्छा, ये 12,000 किन को दिए जाते हैं? तो 12,000 रुपए उनको दिए जाते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में उनका नाम हो, यानी कि वो या फिर कुछ ऐसे एपीएल परिवार जो चिन्हित किए गए हो, ठीक है, कुछ चिन्हित किए हुए, उनको जो है हम 12,000 रुपए दे शौचालय बनाने के लिए। सामुदायिक जैसे बस स्टैंड पर शौचालय बनाने हैं तो वहां पर 3 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो है वो फंडिंग की गई पंचायतों को, और उसके आधार पर जो है वो छोटे छोटे टेम्पो आते हैं और कचरा इकट्ठा करते हैं। राजस्थान जो है वो 31 मार्च 2018 को ही पूरा राजस्थान जो है वो ओडीएफ खुले में शौच से मुक्त हो गया है, यानी कि इन 3 कंपोनेंट पर जो है वो राजस्थान जो है वो 100% फ्री हो गया है, ठीक है ना। अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है, द्वितीय चरण, जो 2020-21 से 2024-25 तक है। अब ये दूसरा चरण क्या है? ये दूसरा चरण क्या है? ये दूसरा चरण बेसिकली क्या है? इसमें इन्होंने कहा है कि हम ओडीएफ प्लस, ओडीएफ तो हो गए, अब इसको हम ओडीएफ प्लस घोषित करेंगे। ओडीएफ प्लस का मतलब क्या होता है? ओडीएफ प्लस का मतलब ये होता है कि अब हम व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया, सबके पास शौचालय हो गया, बस स्टैंड पर जो है वहां पर भी हमने सामुदायिक शौचालय वगैरह बना दिए। अब हम इस पर ज्यादा काम करेंगे, इस पर कि भाई जो ठोस और अपशिष्ट कचरा प्रबंधन है वो तो कर ही रहे, अब उसमें हम साफ सफाई और क्या करवा सकते हैं,
और हम घरों से जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है उसमें नई नई चीजें हम कैसे लेके आ सकते हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। और ऐसे गांवों को हम ओडीएफ प्लस दर्जा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ओडीएफ प्लस दर्जा दे रहे हैं। तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और पंचायती राज संस्था इसको, पंचायती राज विभाग इसको लागू कर रहा है, पंचायती राज विभाग इसको लागू कर रहा है। ये है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना लास्ट ईयर भी इकोनॉमिक सर्वे में थी, और इसी से अभी आरएस मेंस आपका एग्जाम हुआ, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है। ऐसा नहीं है कि ये आने के बाद पढ़ रहे हैं हम, ये लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में भी थी। और स्वामित्व योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पंचायती राज मंत्रालय की तो योजना है, लेकिन इसमें 3 संस्थाएं बेसिकली काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? जैसे एक तो आपका पंचायती राज विभाग है, ठीक है ना, एक आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, एक आपका राजस्व विभाग है। ये क्या कर रहे हैं? भारतीय सर्वेक्षण विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई जो गांव है, मान लो ये गांव है आपका, ये गांव है, यहाँ पर ये आपका गांव बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर गांवों के घर है, ये गांवों के घर है, और ये गांव की बाउंड्री है, और बाउंड्री में यहाँ पर गांवों में लोगों के खेत है, ठीक है ना, खेत है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या कर रहा है, वो ड्रोन से जो गांव हमारा आबादी वाला है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, आपके घर है, उनका सर्वे कर रहा है। ऊपर ड्रोन आएगा, और ड्रोन आकर जो है जहाँ जहाँ आप रह रहे हो, घर बने हुए, ठीक, खेतों के नहीं, खेतों के नहीं, जहाँ जहाँ आबादी भूमि है, जहाँ पर रह रहे हो, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, ड्रोन से वो डिजिटली उसका मैप लेता है, ठीक है, डिजिटली मैप लेता है। फिर वो डिजिटली मैप क्या करता है, वो डिजिटली मैप जो है वो आपके पंचायती राज विभाग को देता है उसका मैप, और एक आपके राजस्व विभाग को देता है, रेवेन्यू विभाग को, ठीक है ना। पंचायती राज विभाग यानी कि आपके ग्राम पंचायत को देगा डिजिटली मैप, और पंचायती राज विभाग क्या करेगा, आपको पट्टे जारी करेगा, डिजिटली पट्टा आपको जारी करेगा। मतलब गांवों में आप देखो, जनरली जैसे आप शहर में रह रहे हो तो आपके घर की रजिस्ट्री होती है, गांवों में घरों की रजिस्ट्री नहीं होती है। मान लो एक व्यक्ति को गांव के घर के ऊपर लोन लेना है एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना, तो उसके पास में पट्टे पहले तो नहीं थे, अब तो बनने शुरू हो गए। अब तो गांवों में भी कई लोग जो है पंचायतों से अपने पट्टे बनवा रहे हैं, वो कुछ शुल्क वगैरह देकर पट्टे बनते हैं, लेकिन वो डिजिटली पट्टे नहीं होते हैं, आपको ऐसे फिजिकली मिलता है। स्वामित्व योजना में क्या हो रहा है कि पहले आपका घर जो है उसका भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो ड्रोन से उसका पूरा मानचित्र लेकर, डिजिटल मानचित्र आपकी पंचायत को दे देगा डिजिटली, ठीक है ना, उसमें डिजिटल फोटो आएगा, और आपके पंचायत से जो है आपको एक क्या मिल जाएगा, पट्टा मिल जाएगा, ठीक है ना। पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत आपको पट्टा मिल जाएगा। ये पट्टा पूरी तरीके से वैलिड है। इसका उपयोग जो है वो आप बैंक में अपना घर गिरवी रखकर लोन लेने में कर सकते हो, किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उसमें वो पट्टा मान्य होगा। और जो ये आपका राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग क्या करेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, वो उस पट्टे के आधार पर कितना रेवेन्यू आपसे लिया जाए, है ना, जो शुल्क वगैरह लगते हैं वो डिसाइड करेगा। राजस्थान में आप देखोगे तो 7 जिले शुरुआत में, राजस्थान के 7 जिले अजमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर, झुंझुनू और कोटा, यहाँ के 32,977 गांवों में ये काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर इन जिलों के जो लोग हैं उनको पट्टे भी जारी किए गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, पट्टे जारी हो गए हैं इन जिलों के लोगों को डिजिटली पट्टे। कुछ ऐसे बाकी के जो जिले हैं उस पर अभी सर्वेक्षण का काम शुरू है। तो स्वामित्व योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 विभाग है, ये मिलकर इसको लागू कर रहे हैं, ठीक है ना। एक है अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण। देखो आपने नाम सुना होगा पहले इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा नहीं सोए, आप सबने नाम सुना होगा इंदिरा रसोई योजना का, कि कोई भूखा नहीं सोए, है ना, इंदिरा रसोई योजना का। तो इंदिरा रसोई योजना जो है उसका नया नाम जो है वो अन्नपूर्णा रसोई योजना है, ठीक है। ये योजना जो है वो ये योजना 10 सितंबर 2023 से शुरू की गई। अब इसको सिंपल तरीके से आपको समझना है। अन्नपूर्णा रसोई योजना शहरों में अलग चल रही है और गांवों में अलग चल रही है। इसका पुराना नाम है इंदिरा रसोई योजना। और इंदिरा रसोई योजना जो सबसे पहले शुरू हुई थी तो वो शहरों में शुरू हुई थी राजस्थान के। जैसे चेन्नई में जाओगे तो अम्मा कैंटीन जयललिता जी ने शुरू की गई थी, वहाँ से ये कंसेप्ट बहुत फेमस हुआ था, धीरे धीरे सभी राज्यों में लाया गया है। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण की बात कर रहा हूँ कि ग्रामीण एरिया में एक जगह पर जो है ना ऐसे आपकी छोटी सी दुकान लग दी जाती है, वहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम लिखा हुआ है, या एक गांव अगर बड़ा है तो उसमें 2-3 भी हो सकती है, ठीक है।
वहां पर क्या है कि वहां पर सुबह और शाम को 2 टाइम पर भोजन मिलता है, ठीक है ना। कितनी थाली मिलेगी, तो सुबह भी 100 थाली और शाम को भी 100 थाली। अब ये जो थाली मिलेगी ये कितने में मिलेगी, तो 8 रुपए में। मान लो आपके गांव में तो 8 रुपए आप दीजिए और 8 रुपए में जो है आपको खाना मिल जाएगा। 100 थाली कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद आप खाना लेने के लिए जाओगे कि भाई मुझे भी दो, तो आपने वो कहेगा खत्म हो गई, तो बोले खत्म कैसे हो गई है, मैं 8 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, आप खाना दो मुझे। तो वो बोलेगा कि नहीं भाई साहब खत्म हो गई है। तो कैसे खत्म हो गई, तो वो कहेगा देखो अन्नपूर्णा रसोई योजना में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 100 थाली सुबह और 100 थाली शाम को। अगर कोई क्षेत्र बड़ा है तो उसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अब ये 8 रुपए में मिलेगी, तो ये जो संस्था है ये क्या राजस्थान सरकार की संस्था है? नहीं, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद को इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है। और राजीविका ने क्या किया है कि जो गांव की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो मिलकर इस योजना को चलाते हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर चलाते हैं। राजस्थान सरकार क्या करती है, इनको 22 रुपए का अनुदान देती है। यानी कि क्या करते हैं कि 8 रुपए तो उनको आपसे मिले और 22 रुपए इनको सरकार से मिले, तो कुल मिलाकर इनको 30 रुपए मिलते हैं। 30 रुपए मिलते हैं एक थाली के, ठीक है, एक थाली के 30 रुपए मिलते हैं। 22 रुपए तो सरकार अनुदान के रूप में देती है और 8 रुपए जो है वो आपसे वसूल करती है। खाना कैसा होगा, उसका मेन्यू कैसा होगा, तो मेन्यू स्थानीय स्वाद के अनुसार तय किया जा सकता है, ठीक है। वो किसी एरिया में कोई और सब्जी बन सकती है, किसी एरिया में कोई और सब्जी बन सकती है। पौष्टिक खाना जरूर होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाकर बीमार हो जाए लोग और कि 8 रुपए में थाली खाई और हॉस्पिटल में खर्च किए 500 रुपए, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब स्वास्थ्यवर्धक हो, इसके लिए अच्छा ये योजना भी आपके ग्रामीण और पंचायती राज विभाग की है। तो पंचायतें, आपकी ग्राम पंचायत होती है, वो मॉनिटरिंग करती है और वहां जाकर देखती है कि भाई खाना सही किस्म का दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये अच्छा, इसमें खाना जो है वो 600 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जनरली इतनी चपाती वगैरह हो कि उसमें 600 ग्राम हो। 8 रुपए वो देता है आदमी और 22 रुपए सरकार अनुदान के रूप में देती है। एक है आपका देखो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये भी सेंटर का है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है ना, किसका है, तो ये भी सेंटर का है। अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये 2018 में शुरू किया भारत सरकार ने, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक अभियान है, ठीक है ना, अभियान है जिसका 31 मार्च 2022 से 2018 में शुरू किया, तब इसका नाम था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। और 31 मार्च 2022 से इसका नाम चेंज हो गया, पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इसका नाम चेंज हो गया है। मार्च 2026 तक रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है, अभियान है, कोई योजना तो है नहीं, अभियान है। तो अभियान का उद्देश्य है कि हमारी पंचायती राज संस्था यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सुदृढ़ करना है। और हमारे वहाँ पर सेलेक्ट होने वाले जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं वगैरह होते हैं। या पंचायत समिति में जाओगे तो प्रधान, उप प्रधान, है ना, और सदस्य होते हैं। जिला परिषद में जाओ तो आप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, फिर आपके पार्षद होते हैं। तो ये जो है, और वहाँ पर जो अधिकारी और कर्मचारी जैसे BDO साहब है, CO साहब है, ग्राम विकास अधिकारी है, उन सब की क्षमता वर्धन करना, प्रशिक्षण देना। तो 60% पैसा उसमें केंद्र सरकार खर्च करती है और 40% ऐसा। आपने कई बार देखा होगा कि ग्राम विकास अधिकारियों के जो है वो ट्रेनिंग में जाते हैं कि बोले हम जो है ट्रेनिंग में जा रहे हैं, है ना। या फिर आप BDO साहब की ट्रेनिंग हो रही है, या प्रधान साहब को बुलाते हैं कि काम कैसे किया जाता है, क्या है सारी चीज़ें। तो वो ट्रेनिंग जो है वो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत की जाती है, क्योंकि इस योजना का काम ही यही है कि उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण वगैरह देना है। एक होता है विलेज मास्टर प्लान, ये बड़ी शानदार चीज़ है। विलेज मास्टर प्लान क्या है, बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे आपका एक गांव है, ये गांव मान लीजिए इतना, इसकी बाउंड्री इतनी है, ये यहाँ तक बस गया है। अब गांव जो है ना, अब गांव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। आपने देखा होगा कि आपका गांव पहले उसकी बाउंड्री ये थी, अब बाउंड्री बढ़कर आगे गई है। तो आपकी जो पंचायत समिति है ना, वो तय करती है कि गांव आगे बढ़ रहा है, अगले 30 साल में, नेक्स्ट 30 ईयर्स में गांव में कहाँ पर नया पार्क बनेगा, गांव में अगर नया हॉस्पिटल बनाना हो तो कहाँ पर बनेगा नया हॉस्पिटल, गांव में नई स्कूल बनाने के लिए जगह चाहिए तो नई स्कूल कहाँ बन सकती है, नया थाना बनाना है तो नए थाने के लिए जगह चिन्हित करते हैं कि कल फ्यूचर में गांव में नया थाना हो तो हम ये नए थाने के लिए जगह रखिए, है ना। पेयजल के लिए नई टंकी बनानी हो, यहाँ पर रोड बनेगा, यहाँ पर कोई घर नहीं बनाएगा। तो विलेज मास्टर प्लान क्या है कि अगले 30 वर्षों तक का गांव का मास्टर प्लान है कि गांव में अगले 30 सालों में
हेल्थ हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, आबादी कहाँ तक विस्तार की जा सकती है, खेल सुविधाएं कहाँ बनेगी, सरकारी भवन कहाँ से बनेंगे, सड़क वगैरह कहाँ बनेगी। तो 2050 तक का यानी कि नेक्स्ट 30 इयर्स का हमारा एक मास्टर प्लान होता है किसी गांव का। और अभी जो है आमतौर पर ये जो है 10,000 से बड़े आबादी वाले गांव है ना, उनका बनाया गया है। ऐसे गांव जिनकी आबादी मोर देन 10,000 है। सर मेरा तो गांव छोटा है, मेरे गांव में मैं गया, सरपंच साहब और ग्राम विकास अधिकारी जी से पूछा कि भाई साहब अपने गांव का मास्टर प्लान है क्या है, बताना मुझे एक बार कि गांव में नया, तो वो तो मना कर रहे हैं कि बनाया ही नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे गांव जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा है, अभी उनके लिए कंपलसरी बनाना ये ज़रूरी हो गया है, वहाँ पर बन रहा है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा है तो आने वाले टाइम में वहाँ पर और उस गांव का विकास होगा। तो विलेज मास्टर प्लान को भी आपको ध्यान में रखना है। एक देखो ग्राम पंचायत भवन निर्माण, ये क्या है? ग्राम पंचायत भवन निर्माण क्या है कि गांवों में जो पंचायत भवन है वो, आप देखो गांवों में आपको अभी दो तरीके के पंचायत भवन दिखेंगे आमतौर पर। एक तो गांवों में आपको पुराना पंचायत भवन दिखेगा कि पहले आपकी पुरानी ग्राम पंचायत यहाँ चलती थी, आपने देखा होगा ना, पुरानी ग्राम पंचायत यहाँ चलती थी। अब नई जो ग्राम पंचायत है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसके कमरे बड़े हैं, एंट्रेंस बड़े, आपने देखा होगा। जनरली पहले एक छोटी पुरानी ग्राम पंचायत हुआ करती थी। तो ग्राम पंचायत भवन निर्माण योजना के तहत क्या कर रहे हैं कि उसमें नए ग्राम पंचायत भवन बना रहे हैं। पहले उनका नाम था राजीव गांधी सेवा केंद्र, पहले उसका नाम था अटल सेवा केंद्र, फिर उसका नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र। आपने सुना होगा ना, ये नाम चेंज होते जा रहे हैं। तो नए नए पंचायत भवन बन रहे हैं। जो ग्रामीण सचिवालय का काम करते हैं वहां पर ग्राम पंचायत के सभी कार्यालय एक जगह मौजूद होते हैं। 5 बीघा भूमि पर बनाए जाते हैं और 50 लाख रुपए सरकार इस योजना के तहत जो है उनको फंडिंग करती है। इसी तरीके से पंचायत समिति भवन निर्माण योजना, जो बीडीओ साहब वगैरह बैठते हैं, तो पंचायत समिति भवन निर्माण करना है तो उसके लिए 250 लाख यानी कि 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, नया पंचायत भवन बनाना हो तो। एक है अंबेडकर भवन। अंबेडकर भवन क्या है कि इसमें ऐसी पंचायत समितियां जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद मुख्यालयों को छोड़कर, कि भाई जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप सिरोही में गए हो, ठीक है ना, सिरोही में गए हो, अब सिरोही शहर जो, मैं सिरोही शहर की बात कर रहा हूँ, सिरोही शहर में गए हो तो सिरोही शहर क्या है? एक नगर पालिका, एक नगर परिषद है। ठीक है ना, एक नगर परिषद है, सिरोही नगर परिषद है। तो सिरोही नगर परिषद जो है वहां पर आप देखोगे तो सिरोही पंचायत समिति भी बनी हुई है, और सिरोही पंचायत समिति है, और सिरोही पंचायत समिति पर एक बीडीओ साहब बैठते हैं। अब पंचायत समिति क्या है? एक पंचायती राज संस्था, एक पंचायती राज संस्था। तो ऐसी पंचायती राज संस्थाओं को छोड़कर जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद मुख्यालयों पर आती है, उनको छोड़कर बाकी जगह अगर पंचायत भवन बनाने हो तो वो अंबेडकर भवन योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। उसके लिए 50 लाख रुपए जो है वो उनको प्रदान किए जा रहे हैं। एक पंचायत मिनी सचिवालय, ये नया कंसेप्ट है, इस बार इकोनॉमिक सर्वे में आया है, लास्ट टाइम तो ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं था। देखो पंचायत मिनी सचिवालय है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कृषि विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग यानी कि राजस्व विभाग यानी कि आपके पटवारी जी, ठीक है ना, और ग्रामीण और पंचायती राज विभाग यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, ये तीनों, इन तीनों की एक ही बिल्डिंग होनी चाहिए, या एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग जो गांव में पहले से ही मौजूद है, वहां पर कृषि विभाग के अधिकारी भी बैठे हो, ग्राम विकास अधिकारी भी बैठे हो और पटवारी भी बैठे हो, या उनका पूरा स्टाफ बैठा हो, ये तीनों वहीं पर बैठे। क्यों ऐसा किया होगा? जनरली कोई भी एक व्यक्ति आता है तो उसको कहा भाई ये काम जो है वो पहले बीडीओ, ये मतलब ये पहले कृषि का है तो पहले कृषि, फिर वो कहते हैं पटवारी जी के पास में जाओ, वो कहते हैं कि जो है ग्राम विकास अधिकारी के पास में जाओ। तो कहा कि भाई एक व्यक्ति को इतना घूमना ना पड़े, एक मिनी सचिवालय हो, पंचायत मिनी सचिवालय, जहाँ पर कृषि, राजस्व और ग्रामीण और पंचायती राज के तीनों कार्मिक एक ही छत पर जो है वो अवेलेबल हो। तो उसके लिए मिनी सचिवालय का कंसेप्ट आया है। अभी राजस्थान में टोटल 2230 पंचायत मिनी सचिवालय ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और 2230 जो मिनी सचिवालय पंचायत बनाए गए हैं वहाँ पर कृषि, राजस्व और ग्रामीण और पंचायती राज विभाग के अधिकारी एक जगह बैठकर काम कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा खासा नया कंसेप्ट है। एक प्रशासन गांवों के संग, यानी कि गांवों का विकास करना है तो गांवों में किसी कारणवश लोगों के जमीन का पट्टा नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, और उनको बार बार तहसील स्तर पर वगैरह पर उनको दौड़ लगानी पड़ रही है, या उनको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, है ना, डेथ का कोई सर्टिफिकेट हो, या इसी प्रकार का कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स हो जो उनका नहीं बन रहा है, या किसी कारणवश वो भी पंचायत समिति स्तर या जिला स्तर पर नहीं आ पाए हैं, या उनको डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही है,
तो सरकार समय समय पर ऐसे अभियान लेकर आती है कि सारे अधिकारी जो हैं वो गांवों में जाते हैं, आज इस गांव में, आज उस गांव में, आज उस गांव में, और वहां पर हाथों हाथ डॉक्यूमेंट उनका बना दिया जाता है। तो अभी राजस्थान में नया प्रशासन गांवों के संग अभियान जो है वो 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक ये शुरू किया गया है, जहां पर आम जनता से जुड़े कार्य जैसे जन्म मृत्यु प्रमाणिक पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, पट्टा वगैरह है, ये सारा काम किया जा रहा है। इतने पट्टे वट्टे जारी किए वो हमारे काम की चीज है नहीं, ठीक है। अब एक नई यात्रा शुरू हुई थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये भी नाम सुना होगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये भारत सरकार का एक अभियान है। ये क्या है? भारत सरकार का एक अभियान था, और इसका उद्देश्य क्या था कि भाई हमारी सभी जो ग्राम पंचायत है और हमारे जो सभी शहरी स्थानीय निकाय हैं, वहां पर भारत सरकार की जो योजना, राज्य सरकार की नहीं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें परिपूर्णता, यानी कि कैंप लगते थे गांवों में, विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप लगते थे, ठीक है ना। और उस कैंप में जाओ और भारत सरकार की योजना में जिसके लिए आप एलिजिबल हो वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिर वो डॉक्यूमेंट सारे वहां लेके जाते थे, फिर इसकी स्क्रूटनी करते थे, कौन कौन से लोग इस योजना में लाभान्वित हो सकते थे, उनको लाभान्वित करते थे, ठीक है ना। तो ये यात्रा एक शुरू की गई थी, विकसित भारत यात्रा। देश में तो इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 से हुई थी। राजस्थान में इसकी शुरुआत जो है वो 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक, यानी कि राजस्थान में इस तरीके के कैंप जो हैं वो 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित किए गए। इसके लिए नोडल एजेंसी जो है वो राजस्थान में पंचायती राज विभाग को दी गई थी, और पंचायती राज विभाग का ये काम था कि वो सभी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि वंचित जो हमारे लाभार्थी है उन तक पहुंचे, वहाँ कैंप लगे उस गाँवों में जाकर, और उनको बुलाए कि भाई आओ आप इस योजना का लाभ लो। फिर योजना का प्रसार करें वहाँ जाकर, और योजना के बारे में जागरूकता फैलाए। फिर नागरिकों से सीखना, बातचीत करिए नागरिकों से, उनकी क्या दिक्कत है उनसे फीडबैक भी लीजिए, और संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें कौन कौन से लाभार्थी फायदा उठा सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर उसकी स्क्रूटनी करना, ठीक है ना। तो ये इसका उद्देश्य था। जब ये अभियान शुरू किया गया तो तुरंत जो है कुछ तो ऐसे काम थे जो तुरंत किए गए, ठीक है ना। तुरंत क्या काम किए गए? जैसे आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत जो हेल्थ कार्ड है उसमें ई केवाईसी जो होती है डॉक्यूमेंट की, जैसे आपके बैंक की ई केवाईसी आती है ओटीपी वगैरह आधार कार्ड से, तुरंत ई केवाईसी की गई, और उनकी हेल्थ जांच, स्वास्थ्य जांच की गई। ये काम किसको दिया गया था? चिकित्सा विभाग को। तो चिकित्सा विभाग के कुछ प्रतिनिधि वहां बैठे थे कैंपों में, और वो क्या कर रहे थे, उनके उनका बीपी भी चेक कर रहे थे, सब कुछ जो भी हेल्थ चेक करवाना हो। और उसके अलावा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड के लिए ई केवाईसी जारी नहीं हुआ था, ई केवाईसी भी तुरंत कर रहे थे। कुछ गैस कंपनियों के प्रतिनिधित्व भी आए थे वहां पर, और उनको पीएम उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्टर्ड किया था ऐसे लोगों का। कुछ राज्य स्तरीय बैंकर समितियां भी आई थी, बैंक के जो एम्प्लॉय थे वो भी आए थे। उनका काम था पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। ये योजना मैं सेंटर में पढ़ाऊंगा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना वगैरह जो है, इसमें जीवन ज्योति जिसमें उनका बीमा करवाया जाता है 20 रुपये में 2 लाख रुपए का बीमा वगैरह, या फिर जो है 320 रुपये में आपके जो है वो सिक्योरिटी सुरक्षा बीमा हो जाता है, दुर्घटना बीमा। एक खेल विभाग के प्रतिनिधि भी आए थे। खेल विभाग वालों ने माई भारत वॉलेंटियर की फ्यूचर में आप केंद्र सरकार के किसी अभियान में वॉलेंटियर बनना चाहो तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। और पंचायती राज विभाग जो है वो उसको काम दिया गया था प्रश्नोत्तरी, कुछ वो इतना फ्रीक्वेंसी आज कृष्ण जो है वगैरह जो है कि किसी योजना किसी प्रोजेक्ट पर प्रश्नोत्तरी के रूप में भी जारी किया। इसमें लगभग राजस्थान के 3.7 करोड़ लोगों ने जो है भागीदारी अदा की थी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में। तो ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। परी में एक तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, एक डेट पूछी जा सकती है कि भारत में कब लागू हुआ था और राज्य में ये कब आया था, ठीक है ना। तो उद्देश्य और डेट जरूर आप याद रखिए, या इसका नोडल विभाग कौन सा था, ठीक है। एक आपका हर घर तिरंगा। देखो अभी आज हम क्लास ले रहे हैं तो इस बार भी देखो आप 13 से 15 अगस्त 2024, 13 से 15 अगस्त 2024, ठीक है ना। आज 15 अगस्त है तो 13 से 15 अगस्त 2024 को भी हर घर तिरंगा प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश में। पिछले साल भी 13 से 15 अगस्त 2023 को हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो है वो चल रहा था आज़ादी के अमृत महोत्सव पर।
इसकी नोडल एजेंसी जो है वो पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार राजस्थान में थी। राजस्थान की अगर नोडल एजेंसी की बात करें तब तो पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार। केंद्र में नोडल एजेंसी कौन थी? तो पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, भारत सरकार, ये केंद्र में नोडल एजेंसी थी। ठीक है ना, हर घर तिरंगा प्रोग्राम भी थोड़ा ध्यान में रखना है। एक है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 भी आया था। अब पहले क्या था कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो 1.0 आया था, 1.0 में क्या करते थे कि जो हमारे गांव थे, गांवों में जल स्वावलंबन अभियान के तहत क्या किया जा रहा था कि गांवों में छोटे छोटे तालाब बनवाना, नाड़ी बनाना, टोबा बनाना, झालरा बनाना, ताकि बारिश का पानी जो है उसका हम क्या कर सके, संरक्षण कर सके। बारिश का पानी उसका हम क्या कर सके, संरक्षण कर सके। इसके लिए जीपीएस, जियो टैगिंग, जीपीएस का भी उपयोग किया जाता था। अगर इस अभियान में कोई भामाशाह जुड़ना चाहे, कोई प्राइवेट कंपनी जुड़ना चाहे, फंडिंग करना चाहे, तो वो भी कर सकती थी, ताकि बारिश के पानी का हम संरक्षण कर सके और हमारे ग्राउंड वाटर, भूजल स्तर हमारा बढ़ सके। तो ग्राम पंचायत विभाग जो है उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को शुरू करें। अब इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। दूसरा चरण शुरू किया गया है, तो दूसरे चरण में क्या है? दूसरे चरण में टोटल 349 पंचायत समितियों को, 349 पंचायत समितियों को शामिल किया गया है। उसमें क्या कर रहे हैं, 5000 से 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन कर लगभग जो है 20,000 गांवों में जल संग्रहण और संरक्षण का काम कर रहे हैं। यानी कि 349 पंचायत समितियों के 20,000 गांवों में, 349 पंचायत समितियों के 20,000 गांवों में क्या कर रहे हैं, ये वर्षा जल के संरक्षण का काम कर रहे हैं। यानी कि वही तालाब वगैरह, छोटे छोटे खड्डे वगैरह खुदवा के वहां बारिश होगी तो वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इसका भी पहला चरण है। 2.0 में भी फिर छोटे छोटे पार्ट किए, ठीक है ना। इसमें टोटल ये 3500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और लगभग 1.5 लाख कार्य काम जो है वो काम किया जाएगा। क्योंकि इनका मानना है कि देखो, राजस्थान में जल संग्रहण देखोगे तो राजस्थान में जल संग्रहण जो है वो जल संसाधन मात्र 1.16% है। यानी कि मान लो पूरे भारत में अगर 100% बारिश होती है तो राजस्थान में मात्र 1.16% बारिश होती है। इसलिए जरूरी है। और दूसरी बात यह कि राजस्थान में 101 लाख हेक्टेयर जो है वो बंजर भूमि है। तो जरूरी है कि राजस्थान में जितनी भी बारिश हो, अभी जैसे बारिश हो रही है, जितनी भी बारिश हो उसका वर्षा जल का संरक्षण पर्याप्त हो। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 ये फेज शुरू किया गया है, जिसमें 349 पंचायत समितियों के 20,000 गांवों में वर्षा जल का संरक्षण किया जाएगा। 3500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लगभग 1.5 लाख हम कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में जल के संसाधन मात्र 1.16%। ठीक है। अब देखो, जो भी पंचायतें अच्छा काम करती है उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। आपके लिए एक दुख की बात यह है कि इस बार जो पंचायती राज पुरस्कार दिया गया उसमें राजस्थान के किसी भी पंचायत को अवार्ड नहीं मिला है, किसी भी श्रेणी में नहीं मिला है। तो ये तो दुख की बात है, ठीक है ना। लेकिन खुश आप इस तरीके से हो सकते हो, नेगेटिव सेंस में खुश हो सकते हो कि सर मिला होता तो हमें बहुत सारी ग्राम पंचायतों के नाम याद रखने पड़ते, तो कम से कम वो नाम याद नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खुश बात यह है कि काश मिला होता। मिलना जरूरी है, नाम तो याद कर ही लेते, वो अच्छी चीज है ना। तो देखो, पंचायत पुरस्कार जो है ना वो भारत सरकार देती है। भारत सरकार में पंचायती राज मंत्रालय पंचायत पुरस्कार देती है। इसको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कहते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है वो हर साल 24 अप्रैल को दिए जाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हमारा लागू हुआ था जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। अब ये पुरस्कार क्यों देते हैं हम? सबसे तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जब पंचायतें बनाई गई, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, जब उनको कुछ काम दिए गए, कुछ विषयों का हस्तांतरण किया गया, संविधान की अनुसूची 11 में पंचायतों के लिए कुछ काम का हस्तांतरण किया गया, तो ऐसी पंचायतें जो अच्छा काम कर रही है, उनका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा कर रही है, तो क्यों ना उनको अवार्ड दिया जाए। अवार्ड देंगे तो और दूसरी पंचायतें जो होगी उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। तो ये कह रहे बेसिकली कि भाई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जिम्मेदारियां दी गई है उसको लागू क्या कौन अच्छा कर रही है। इसकी 2 श्रेणियां हैं। एक सबसे बड़ा पुरस्कार वो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है ना। ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार है,
ये टोटल 3 कैटेगरी में किया जाता है। देश की सर्वश्रेष्ठ 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, देश की सर्वश्रेष्ठ 3 पंचायत समितियों को, ब्लॉक को दिया जाता है, और देश की 3 सर्वश्रेष्ठ जो है वो जिला पंचायत यानी कि जिला परिषदों को दिया जाता है। 3, 3, 6 और 3, 9 यानी कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार टोटल 3 तो देश की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को, 3 सर्वश्रेष्ठ पंचायत समितियों को और 3 सर्वश्रेष्ठ जिला परिषदों को दिया जाता है या जिला पंचायत को। भारत के किसी ग्राम पंचायत को 3 में ये 3 जो है ना, 3 ग्राम पंचायतों में राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है, 3 पंचायत समितियों में राजस्थान की कोई ग्राम पंचायत समिति शामिल नहीं है, और 3 जिला पंचायत यानी कि जिला परिषदों में राजस्थान की कोई भी जिला परिषद इस साल यानी कि पिछले साल के अवार्डों में शामिल नहीं है। एक श्रेणी तो ये हो गई दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है। कुछ विशेष श्रेणी है, कुछ विशेष श्रेणी कौन सी है? विशेष श्रेणी में 2 श्रेणियां आती है। एक आती है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत की, ऐसी पंचायत समिति जो ऊर्जा के सेक्टर में, विद्युत के सेक्टर में अच्छा काम कर रही है। वो भी देश की 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, देश की, उसमें राजस्थान की एक भी शामिल नहीं है। एक है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, ठीक है ना, ये भी देश की 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, इसमें भी राजस्थान की कोई ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। अभी एग्जाम में सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो नाम याद जरूर करना, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, फिर आप याद रखना कि ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। हमने अच्छी खासी लिस्ट भेजी थी, अगर आपको चाहिए कि हम लिस्ट कौन कौन सी भेजी है तो वो अवेलेबल है ग्रामीण और पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर, लेकिन उन लिस्ट में से किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद का राजस्थान से चयन नहीं हुआ है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक योजना जो बच गई है वो है पंचायत विकास योजना। पंचायत विकास योजना, अब पंचायत विकास योजना जो है वो आप देखो 2015 में शुरू की गई थी, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अब पंचायत विकास योजना क्या है, आप इसको थोड़ा दिमाग में बिठाओ, ये क्या है देखो। ये सिंपल क्या कहना चाह रही है, ये योजना कह रही है देखो कि भाई पंचायतें यानी कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक और जिला परिषद, ठीक है ना, इन तीनों को फंडिंग होती है। तो बोले कहां से फंडिंग होती है, तो एक तो केंद्रीय वित्त आयोग से, सेंट्रल जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, और एक हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्य वित्त आयोग, जैसे 15वें वित्त आयोग से और 6ठे राज्य वित्त आयोग से फंडिंग होती है। और दूसरा ये खुद कुछ अपने शुल्क वगैरह भी लगाती है, वहां से इनको पैसा मिलता है। तो ये जो इनको पैसा मिला पंचायतों को, इनका उपयोग वो कहाँ करे, उसके लिए वो कुछ अपनी कुछ जो है ना प्रायोरिटी सेट करे, कुछ प्राथमिकताएं तय करे कि भाई आपके किसी ग्राम पंचायत को कोई पैसा मिला, वित्त मिला, जो वित्त के स्रोत है, जो फाइनेंस के सोर्सेज है, जहां से पैसा मिला, उसका प्रयोग हम उसका यूज कहाँ करें, है ना, उसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ करें, वो पैसा कहाँ यूज करें। तो इसके लिए ग्राम पंचायतों को कहा कि आप कुछ योजना बनाओ और योजना बनाकर फिर पैसा खर्च करो। तो ग्राम पंचायतों ने कहा ये ठीक बात है, पंचायत समितियों को भी कहा कि भाई आप कुछ योजना बनाओ। तो ये योजना बनाने के लिए, ग्राम पंचायत के विकास से संबंधित योजना बनाने के लिए पंचायत विकास योजना शुरू की गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पंचायत विकास योजना क्या है, भारत सरकार ने योजना लाई है 2015 में कि भाई आप पंचायत के विकास के लिए योजना बनाओ। अगर आप ग्राम पंचायत में हो तो ग्राम पंचायत विकास की योजना बनाओ, अगर आप पंचायत समिति में हो तो पंचायत समिति के विकास की योजना बनाओ, अगर आप जिला परिषद हो तो जिला परिषद के विकास की योजनाएं बनाओ। इनका काम है केवल योजना बनाना। योजनाएं क्यों बनानी है? क्योंकि हमें जो पैसा मिल रहा है, जो वित्त हमें मिल रहा है विभिन्न स्रोतों से, उसका उपयोग हम कैसे करें, इसके लिए योजना बनाओ। तो योजना कौन सी योजना के तहत बनाई जाती है? पंचायत विकास योजना के तहत। अब जो ये योजना बनाओगे, वो योजनाएं आप अपनी ग्राम सभा से उसका अनुमोदन करवाओ, अप्रूवल लीजिए आप। पंचायत ने योजना बनाई, सरपंच साहब और सबने मिलकर ग्राम पंचायत ने योजना बनाई। फिर ग्राम सभा में कौन होते हैं? आपके गांव के सभी वोट देने वाले वयस्क मताधिकार वाले व्यक्ति ग्राम सभा में होते हैं। तो ग्राम सभा की बैठक बुलाओ और ग्राम सभा से उन योजनाओं का अनुमोदन ले लो कि भाई इस गांव में, तवांग के इस गांव में 10 योजनाएं हम जो है हमने पंचायत विकास योजना के तहत बनाई है और हमारे पास जो पैसा है
उस पैसे का उपयोग हम इस 10 योजनाओं में खर्च करना चाहते हैं। ग्राम सभा अप्रूवल देगी, गांव के सभी वोट देने वाले लोग बैठे जाजम पर और वो कहेंगे कि ठीक है ये 10 योजनाएं ठीक है, तो फिर 10 योजनाएं जो होगी है ना, वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। ये इसका काम है और अपलोड कर दी जाएगी ताकि जानकारी मिले सबको पोर्टल पर, सरकार को, केंद्र सरकार को जानकारी मिले कि भाई कौन कौन सी पंचायतें जो है इस योजना के तहत जो है वो अच्छा काम कर रही है। इसी का एक छोटा सा पार्ट है सबकी योजना सबका विकास। अब सबकी योजना सबका विकास क्या है कि देखो कि ये कह रहे हैं कि योजना बनाओ, है ना, योजना बनाए, तो कहा कि योजना कैसी बनाओ, ऐसी बनाओ जिससे सबका विकास हो। अब सबका विकास कैसे हो सकता है, तो बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। याद है कि नहीं, सतत विकास लक्ष्य को अगर हम लागू कर दे तो सबका विकास हो जाएगा, याद है। तो कहा कि भाई योजना तो बनाओ। अब मान लो तवा गांव के जो ग्राम सरपंच साहब है और जो ग्राम विकास अधिकारी है, उन्होंने मिलकर 10 योजनाएं बनाई, लेकिन 10 योजनाओं से पूरे गांव का विकास नहीं हो रहा है, मान लीजिए पर्टिकुलर किसी सेक्टर में, तो फिर उनको ये कहा जाएगा कि ऐसी योजना बनाओ जिससे सबका विकास हो, क्योंकि वो सबकी योजना है, ठीक है ना। तो ये एक अभियान है, एक्चुअली ये इसका एक घटक है, अभियान है, जन अभियान है, जो 2 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक शुरू किया गया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य के अनुसार जो है छोटी छोटी योजनाएं, जिसमें जीडीपीडी, बीडीपीडी प्लस बीडीपीडी, ये सारी योजनाएं जो है जिसमें सभी लोगों को शामिल करते हुए जो है ये योजनाएं बनाई जा रही है। आरएस प्री में एक बार सवाल पूछा गया था 2021 के प्री में, 2021 के प्री में या 18 के प्री में, कि सबकी योजना सबका विकास जो योजना है वो किस योजना के अंतर्गत शामिल है, ये सवाल पूछा था। तो सबकी योजना सबका विकास जो है वो पंचायत विकास योजना का एक घटक है, ठीक है। ये तो आपका हो गया पूरा कि ग्राम विकास की कौन सी योजनाएं थी, या देखो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, उसमें ग्रामीण विकास विभाग और उसकी कौन सी योजना है, और पंचायती राज विभाग और उसकी कौन सी योजना है। अब एक कंसेप्ट सर्वे के पीछे आओगे इसी चैप्टर के, तो एक चैप्टर लिखा हुआ है ग्रामीण आधारभूत संरचना, रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है। तो गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि कई तरीके का हो सकता है। सर्वे में लिखा गया है कि गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ग्रामीण सड़कें, गांव में बिजली यानी ग्रामीण विद्युतीकरण, और गांवों में रोजगार देने के लिए एक ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, एक रूडा नाम की संस्था है जो गांवों में लोगों को रोजगार देने के लिए, और स्पेशली गांवों के लोग जो कृषि सेक्टर में नहीं लेकिन दूसरे सेक्टर में, जैसे गांव में आपका एक जो लकड़े से दरवाजे बनाने वाला व्यक्ति है, गांवों में दस्तकार है वगैरह है, हस्तशिल्प का काम करने वाला, उनके लिए एक संस्था। तो गांवों में सड़कें देखिए, तो ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2023 तक टोटल गांवों में सड़कों की लंबाई जो है वो 1,91,547.59 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई है। ये ग्रामीण सड़कें जो है वो कई योजनाओं के तहत बनाई गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, ग्रामीण गौरव पथ भी है, राज्य सरकार की भी योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ऐसी बहुत सारी योजनाओं के तहत जो है सड़कें बनाई, और 31 मार्च 2023 तक 1,91,547 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। अभी हमारा एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 भी चल रहा है भारत सरकार का, उसके तहत आगामी साल में 8,662.50 किलोमीटर लंबी सड़कें और बनाई भी जाएगी। तो ये तो इन्होंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया ग्रामीण सड़कों का। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करें तो इन्होंने कहा है कि भाई 43,965 गांवों को हमने बिजली दे दी है, और इतने कृषि कनेक्शन दिया है। कृषि कनेक्शन तो लेना देना नहीं है, लेकिन कितने गांवों को बिजली कनेक्शन दिया है तो ये जरूर आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस नंबर पर, इस पर जो है आपके आरएस मेंस में 10 नंबर का सवाल आ सकता है, रूडा। ये रूडा पर अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक है। देखो रूडा को थोड़ा समझो आप, नाम क्या लिखा है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। कि विकास तो होगा, कहां होगा, ग्रामीण यानी कि गांवों में, लेकिन गांवों में विकास क्या करना है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, गैर कृषि क्षेत्र में। और गांवों में गैर कृषि क्षेत्र क्या हो सकता है, गांवों में कृषि को छोड़कर क्या हो सकता है, कृषि को छोड़कर गांवों में हो सकता है, जैसे गांवों में, जैसे आपने देखा होगा कि लकड़ी के दरवाजे बनते हैं, तो हमारे गांवों के दस्तकार है ना, हमारे दस्तकार है। गांवों में कोई चमड़े से जूतियां बनाने वाला काम है,
गांवों में जो है कोई ऊन से वस्त्र बनाता है, गांवों के छोटे मोटे लघु खनिज है ना। गांवों में कोई बुनकर है, बुनकर आपने देखा होगा कि रुई से वो गद्दे वद्दे बनाते हैं गांवों में, है ना। ऐसे लोग जो कृषि क्षेत्र में काम नहीं करते, गांवों में कृषि क्षेत्र में काम नहीं करते, इन सेक्टर में काम करते, तो उनका विकास करना है। तो रूडा को ये जिम्मेदारी गई है। रूडा को नवंबर 1995 में गठित किया गया है। ये गांवों में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, जिसका काम है गांवों के हमारे जो दस्तकार है, बुनकर है, कुंभकार है, मूर्तिकार है गांवों के, है ना, उनको स्थायी आजीविका देना, उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, उनसे छोटे छोटे क्लस्टर बनाना ताकि लोग आकर खरीद सके, उनको तकनीक देना, उनको स्किल्स देना, कौशल देना, उनके प्रोडक्ट है उनका प्रसार करना, उनके उत्पाद है। जैसे भिंदमाल में जाओगे तो बात चमड़े की जूतियाँ बड़ी स्पेशल बनती है जोधपुर में वगैरह में। जोधपुर तो शहर हो गया, भिंदमाल भी शहर हो गया, ठीक है ना। लेकिन मान लो और छोटे गांव में, है ना, तो वहाँ पर जो है उनको उत्पाद को डिजाइन वगैरह देना, मेले प्रशिक्षण वगैरह जो है ऐसे शिविर आयोजित करने की जिम्मेदारी जो है वो रूडा को दी गई है। रूडा ने बहुत अच्छा काम किया, इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी दी है और उनको रोजगार भी प्राप्त करने में रूडा मदद कर रहा है। रूडा के बेसिकली 3 सेक्टर है, एक तो चमड़ा, है ना, एक ऊन और वस्त्र और लघु खनिज। इन 3 सेक्टरों में और इन 3 सेक्टर से जुड़े हुए जो हमारे दस्तकार वगैरह जो है उनके लिए ये काम करता है। इसके अलावा आप सबको पता है कि भारत में जो है भारत सरकार ने एक कानून पारित किया है 1999 में, जिसको कहते हैं जीआई, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, ये भारत सरकार यानी भारतीय संसद ने ये एक्ट बनाया था। हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999। ये बेसिकली एक्ट क्या है, इस एक्ट के तहत ये है कि भाई कोई ऐसा उत्पाद जो किसी क्षेत्र में बनता हो और उस क्षेत्र के कारण वो काफ़ी फेमस हो और लोग चाहते हैं कि अगर वो उत्पाद मिले तो उनको उसी क्षेत्र का लेना पसंद करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया एक स्पेशली बीकानेर क्षेत्र में बनता है और उसका एक अलग टेस्ट है ना। तो हर एक व्यक्ति चाहेगा पूरे इंडिया में कि वो बीकानेरी भुजिया खाए, लेकिन बीकानेरी भुजिया ऑथेंटिक हो, जो बीकानेर में बना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ऐसे उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया जाता है और जीआई टैग से उनको पहचान मिल जाती है। भारत की पहली जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दी गई थी, दार्जिलिंग की चाय भारत का पहला जीआई टैग था, ठीक है ना। तो जैसे वो प्रोडक्ट होगा ना तो उसके ऊपर ऐसे छोटा सा मार्क लगा होगा जीआई, तो मतलब आदमी समझ जाएगा कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है जो उस एरिया में बना है, ठीक है ना। तो राजस्थान में कई उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, खूब सारे उत्पादों को। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा 5 की बात करता है बड़ी रूप में, क्योंकि इनका जीआई टैग रूडा क्या करता है, रूडा जो है वो राज्य सरकार के लिए पंजीकरण करवाता है केंद्र में। केंद्र सरकार को लिस्ट भेजता है कि भाई आप इनको जीआई टैग दे दीजिए, तो केंद्र सरकार को ठीक लगता है तो केंद्र सरकार जीआई टैग जारी करती है। तो रूडा ने अब तक 5 उत्पादों के लिए ब्लू पोखरन पोट्री, ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट, इन 5 उत्पादों के लिए जीआई टैग जो है वो प्राप्त किया है रूडा ने, ठीक है ना, रूडा ने। बाकी जीआई टैग अगर राजस्थान में देखोगे तो खूब उत्पादों को मिला है, बीकानेरी भुजिया को भी मिला है, बहुत सारे उत्पादों को। अभी और आप देखो लास्ट ईयर का कुछ महीने पहले भी 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला था, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। एक जैसे आप देखोगे तो बीकानेर में एक तो थी उस्ता कला, बीकानेर की उस्ता कला, और अभी करंट में था कसीदाकारी को, उस्ता कला और कसीदाकारी को जो है जीआई टैग मिला था अभी कुछ टाइम पहले ही, है ना। और एक जो शायद था अपना ये नाथ द्वारा की मोलेला को मिला, है ना, जीआई टैग नाथ द्वारा की मोलेला को भी मिला। एक उदयपुर का भी कोई प्रोडक्ट था, उदयपुर के प्रोडक्ट को भी जो है जीआई, ऐसे अभी करंट में भी कुछ जीआई टैग मिले, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में इन 5 का उल्लेख है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। ये तीसरा चैप्टर पूरा समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे जुड़ी हुई पीडीएफ चाहते हो तो आप ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सुरेश पुरोहित ऑफिशियल, वहां पर आप ज्वाइन भी कर सकते हो। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी यूट्यूब पर हमारे जुड़े हैं नए लोग, उनके लिए बता दूं कि देखिए मैं आपके आरएस प्री के लिए अभी आरएस प्री, हाँ, और मेंस
और जो सीईटी के एस्पिरेंट है उनके लिए जल्दी ही जो है जयपुर में ऑनलाइन और ऑफलाइन, ध्यान रखना ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है उसको शुरू करेंगे जल्दी ही। आपको उसका लोकेशन और उसकी नोटिफिकेशन और टीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन सी टीम जो है वो मिलकर इसमें, उसका पूरा आपको बायोडाटा मिल जाएगा, ताकि ये लॉन्ग टर्म गोल है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा उसमें, है ना, गाइडेंस मेरा रहेगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है, ऑथेंटिक है। पूरा प्रोग्राम आपको समझा दूंगा कैसे होगी टेस्ट सीरीज, क्या होगी, कब से शुरू होगी, थोड़े दिन रुक जाइए, ठीक है। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।